Now see, we are going to start new chapter. This chapter is called thermodynamics. तो अब आप देखो चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स. आप ये थर्मोडायनेमिक्स जो है ना फिजिक्स में भी पढ़ोगे, बट फिजिक्स वाला और ये वाला मिक्स ना कर देना, अलग अलग हैं. हमारी डेफिनेशंस थोड़ी केमिस्ट्री के हिसाब से हैं, फिजिक्स की डेफिनेशंस फिजिक्स के हिसाब से रहेंगी. सेम टॉपिक की डेरिवेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है. हाँ, हो सकता है डेफिनेशन सेम रहे, इस चीज का ध्यान रखना. थर्मोडायनेमिक्स आपके फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है. केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के हिसाब से है, फिजिक्स में फिजिक्स के हिसाब से. वहाँ पे डेरिवेशंस बहुत ज्यादा है. हमारी डेरिवेशंस कुछ अलग तरह से है, फिजिक्स की तरह से नहीं होंगी, कुछ अलग तरह से है. देखो, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है, तो समझो जरा ध्यान से. थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन. तो अगर हम यहाँ से इसका मतलब निकालें तो हीट इन मोशन, मतलब रिएक्शन करते हुए हीट ट्रांसफर कहाँ होगी. तो हमेशा हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है, कीप इन माइंड. तो इस चैप्टर में हमने हीट और डायनेमिक्स ही पढ़ना है, कि ट्रांसफर ऑफ हीट बेसिकली. अच्छा, ये चैप्टर जैसा मैंने आपको बताया इंटरलिंक्ड है इसके हर टॉपिक. इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक सिंबल्स पता होने चाहिए जो हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो उस सिंबल्स को मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ. देखो, जैसे यहाँ पे P यूज होगा प्रेशर के लिए, V यूज होगा वॉल्यूम के लिए, T यूज होगा अपना टेम्परेचर के लिए, Q छोटा बड़ा दोनों का मतलब होता है हीट गेन या हीट लॉस. छोटा क्यू या बड़ा क्यू हम जो यहाँ पे यूज करेंगे, इस सिंबल का मतलब होगा या तो हीट गेन या फिर हीट लॉस. हम यहाँ पे W वर्ड यूज करेंगे. W का मतलब होगा हमारा वर्क डन, या वर्क डन ले लो, चलो वर्क डन. इसी तरह से बहुत सारे सिंबल हैं. अभी मैं कुछ आपको बेसिक सिंबल बता रहा हूँ जो हमें चाहिए. जैसे हम एक यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे U या फिर कैपिटल ई. ये हमारा इंटरनल एनर्जी का सिंबल है, इंटरनल एनर्जी, जस्ट कीप इन माइंड. और एक हमारा सिंबल यहाँ पे यूज होगा एच. एच जो है ये हमारा एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी. एंथैल्पी भी एनर्जी से ही रिलेटेड है, बट ये किस क्या कौन सी एनर्जी है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. फिर हमारा एक सिंबल यूज होगा बहुत जगह पे, जैसे डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा यू. इस तरह से हमारे सिंबल यूज होने वाले हैं. तो अगर कहीं पे भी हमारा डेल्टा सिंबल यूज हो ना, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है. डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी. तो क्या नाम पड़ गया इसका, चेंज इन एंथैल्पी. तो जस्ट कीप इन माइंड. अच्छा, फिर डेल्टा ई का क्या मतलब बना, बताओ हर्षिता, क्या मतलब बना, चेंज इन, Change in हाँ चेंज internal इन, energy. यस, इंटरनल एनर्जी. फिर डेल्टा यू का भी सेम ही मतलब बना, ये मैंने दो बार लिख दिया. चाहे आप डेल्टा यू बोलिए चाहे आप डेल्टा ई बोलिए, एक ही बात है. तो मैंने यहाँ पे जब डेल्टा लगाया तो आपसे को डेल्टा का मतलब पता चल गया, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अच्छा, एक चीज और, कहीं पे डेल्टा एच या डेल्टा यू या डेल्टा ई लिखा हो, इसका हमेशा मतलब होता है H2 माइनस H1. हमेशा मतलब होता है H2 माइनस H1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. फिर से सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया. मैंने बोला अगर किसी के साथ भी डेल्टा लग जाए तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज. अब डेल्टा किसी के साथ भी लग गया, जैसे H के साथ लग गया, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा H2 माइनस H1. ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. इसी तरह अगर डेल्टा E हो गया तो क्या बनेगा, E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. गॉट द पॉइंट. मैंने क्या बोला, डेल्टा किसी के भी साथ लग जाए तो इसका जनरली मतलब होता है अपना फाइनल माइनस इनिशियल. चलो इसी तरह से मुझे बताओ, डेल्टा वी का क्या मतलब होगा, ये वॉल्यूम है ना, तो क्या मतलब होगा डेल्टा वी का, बोलो एनीवन, आदित्य आप बोलो. तो डेल्टा वी, V2, हाँ V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. तो इस चैप्टर को करते हुए हमें कुछ सिंबल्स यूज करने हैं, और भी हैं, बट मैंने अभी वही चाहिए जो हम बेसिक चीजें हैं वो बता दी. जैसे PVT प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. क्यू कैपिटल हो या स्मॉल हो, इसका मतलब हीट गेन या हीट लॉस होगा, वो बाद में बताएंगे और चीजें.
W वर्क डन को डिनोट करेगा, U और E इंटरनल एनर्जी को डिनोट करता है, बट आपके सिलेबस में U मिलेगा, E नहीं मिलेगा सिंबल, तो कई बुक्स में E भी मिलेगा, सो जस्ट कीप इन माइंड। H एंथैल्पी होती है, मतलब बाद में बताएंगे। डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा E चेंज इन एनर्जी, फिर डेल्टा लगा हो किसी के साथ तो उसका मैंने जनरल मतलब बताया, H2 माइनस H1 मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो पहले आप ये चीजें नोट कर लो जो हमें चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम ये चैप्टर समझ नहीं सकते। इन वर्ड्स को हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। जल्दी इन वर्ड्स को नोट कर लो, देन विल स्टार्ट द चैप्टर। ओके, अब देखो हमने इसकी बेसिक चीजें नोट कर ली जो हमें चाहिए थी। अब इस चैप्टर की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो ये चैप्टर में न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेफिनेशंस भी आते हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो देखो, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का मतलब लिख लिया। थर्मोडायनेमिक्स को केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्मो इज एनर्जी ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेशन देखो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी चेंज, है ना, मोशन मतलब चेंज इन एनर्जी हो गया, ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक और थर्मोडायनेमिक्स। तो ये मीनिंग तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, थर्मो मतलब हीट या एनर्जी और डायनेमिक मतलब मोशन। तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करोगे या कोई भी मतलब रिएक्शन करते हो तो हीट चेंज होती है, उस हीट चेंज की स्टडी को हम क्या नाम दे रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। सो ब्रांच ऑफ साइंस या केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस, याद रखना एनर्जी चेंजेस, जिसको हमने बोला हीट इन मोशन। मोशन मतलब हीट हायर से लोअर की तरफ जाना, तो एनर्जी चेंज हो गई ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं एक वैसे ही एक एग्जांपल देता हूँ, समझो जरा ध्यान से। सपोज करो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, आपने इसे हीट कर दिया, 100 डिग्री तक ले गए, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, उसके बाद आपने इसको हीट करना बंद कर दिया। अब क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा? नाउ टेल मी, जब आप ऐसा करोगे, हीट करना बंद कर दोगे, तो हर्षिता क्या होगा बताओ? आपके पास एक कंटेनर है, आपने उसको 100 डिग्री तक हीट किया, हीट करने के बाद उसको हीट करना बंद कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? वो थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा ना। सर अब कूल डाउन हो जाएगा। हाँ, तो बस ये एनर्जी चेंज ही तो हुआ, पहले टेम्परेचर बढ़ गया, आपने छोड़ दिया हीट करना, तो वो कूल हो जाएगा, अपना हीट लॉस कर देगा। तो डायनेमिक्स ही तो हुआ, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब मोशन, यानी आपने हीट बढ़ाई, वो भी मोशन है, वो अपने आप घटकर कम करना शुरू कर देगा अगर आप हीट देना बंद करोगे। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रॉडली, ऐसे समझ लो। जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में दो वर्ड बहुत अच्छे से यूज होते हैं, एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझो। मैं अब आपको समझा रहा हूं सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, और हमने समझना है सराउंडिंग क्या होती है, जरा ध्यान से समझना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने लैपटॉप के आगे या फोन के आगे बैठे हो, बाकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो सिस्टम इसी को कहते हैं, सिस्टम इज दैट पार्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी पूरी दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पे हम हैं या जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। आप अपने फोन के आगे बैठे हो, फोन आपका सिस्टम हो गया। आप किचन में रोटी पका रहे हो तो किचन आपके लिए सिस्टम हो गई। आप कॉपी पे लिख रहे हो तो कॉपी आपकी सिस्टम हो गई। गॉट इट ना? तो what is system? System is that part of universe which is under observation, यानी वो पार्ट यूनिवर्स का जो हमारी ऑब्जर्वेशन में है, जहां पे हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें साथ में नहीं पता क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम को छोड़ के जो बाकी चीजें बच गई सराउंडिंग। जैसे मैंने यहाँ बोला, आप पानी गर्म कर रहे हो तो आपका ध्यान यहीं पे है पानी पे, तो दिस इज योर सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग क्या है? इस पतीले के बाहर सारी चीजें सराउंडिंग है। मैंने बोला ये हीट लॉस करेगा, तो ये सिस्टम हो गया। हीट कहाँ लॉस करेगा? सराउंडिंग में। तो सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजें सराउंडिंग है। और केमिस्ट्री की टर्म में यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। केमिस्ट्री की टर्म में व्हाट इज अपना यूनिवर्स? यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, कीप इन माइंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दो बेसिक डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन यूनिवर्स। तो केमिस्ट्री के हिसाब से यूनिवर्स को हमने दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैं कहीं पे कोई काम कर रहा हूं तो वो एरिया सिस्टम हो गया, बाकी चीजें सराउंडिंग हो गई। मान लो मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा हूं तो पार्क सिस्टम हो गया, पार्क के बाहर सारी चीजें सराउंडिंग हो गई। मैं घर में हूँ, घर में मैं अपना काम कर रहा हूँ एक रूम में बैठ के, तो वो रूम सिस्टम हो गया, बाकी सारी चीजें सराउंडिंग हो गई। तो आपको मैं एक जस्ट एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि सिस्टम है क्या। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा सिस्टम क्या है।
तो सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। देखो नोट कर लो इसको यहां से, व्हाट इज सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी वो पार्ट जो ऑब्जर्वेशन है, जहां पे हम काम करते हैं। द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, मतलब एक्सेप्ट सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। एंड व्हाट इज यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड यूनिवर्स। आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको जो समझ में आ गया, सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जहां पे हम काम करते हैं। तो अगर हम ओपन में काम कर रहे हैं तो उसकी वॉल्स नहीं है, घर में है तो घर में वॉल्स हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। यानी बाउंड्री विजिबल हो भी सकती है, विजिबल नहीं भी हो सकती। जैसे अब ये पतीला है, पतीले को आप में पानी रख के गर्म कर रहे हो तो ये ओपन बाउंड्री है, मतलब यहाँ पे आपको बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। आप जॉगिंग कर रहे हो पार्क में, तो पार्क की कोई बाउंड्री नहीं है, आपको कोई देख सकता है इधर उधर से, तो दैट इज ओपन, है ना। तो यहाँ पे जस्ट एक नॉलेज के लिए बताया है मैंने कि सिस्टम की बाउंड्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी अगर हो सकती है तो एक्चुअल बाउंड्री, नहीं होगी तो इमेजिनरी बाउंड्री, यानी जहां पे आप काम कर रहे हो बस उतना एरिया। तो सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड रेस्ट सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। एंड व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इज अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखो डेफिनेशन, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग वेयर बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय इमेजिनरी और रियल बाउंड्री। जैसे आप घर में हो तो रियल बाउंड्रीज मिलेंगी, आप पार्क में हो तो इमेजिनरी बाउंड्री है। आपने सपोज कर लीजिए मैं इतने एरिया में जॉगिंग कर रहा हूँ, तो वहां पे कोई वॉल्स तो होगी नहीं, इमेजिनरी वॉल्स मान ली जाती हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नोट कर लीजिए। तो हमने सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ ली और समझ ली। अब हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास सिस्टम की टाइप्स आ गई। सो अब आप देखो क्या है हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास कुछ टाइप्स नजर आ रही हैं, उसमें सबसे पहले टाइप का नाम है ओपन सिस्टम। तो मैं आपको समझाता हूँ ओपन सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने ढक्कन नहीं लगाया और इसमें पानी है, और आप इसे कर रहे हो हीट, सिर्फ आप इसे हीट कर रहे हो। तो जब आप ये हीट करोगे, कोई ढक्कन नहीं लगाओगे, तो अब देखो क्या हो सकता है। जो ये मैटर है ये वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जा सकता है, जो आपका मैटर है ये वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जा सकता है, और हीट भी लॉस कर सकता है सराउंडिंग में, है ना। वेपर मतलब मैटर लॉस और हीट लॉस, दो चीजें। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, हमारा पहला टॉपिक चल रहा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच मैटर एंड हीट कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग, मतलब वो सिस्टम जिसमें मैटर मतलब मास, हीट करते जाओ तो वेपर बन के खाली हो जाएगा ना डब्बा, और हीट करना बंद कर दो तो हीट लॉस भी हो जाएगी। तो मैटर एंड हीट दोनों लॉस हो जाती हैं सराउंडिंग में, दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाती हैं, दोनों सराउंडिंग के साथ क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज, है ना। इसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। तो आई गेस आपको समझ में आ गया। जैसे आप घर में चाय बना रहे हो, ढक्कन ना लगाओ तो ओपन सिस्टम है ना। कोई भी कुकिंग कर रहे हो, आप ढक्कन ना लगाओ, या कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हो उस पर ढक्कन नहीं लगानी, बस आप हीट करो। तो हीट करोगे तो उसके वेपर भी बनेंगे और हीट लॉस भी होगी। यानी वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट भी लॉस कर दे और मैटर भी लॉस कर दे, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। तो जो इवेपोरेशन का कंसेप्ट है वो ओपन सिस्टम में आता है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं क्लोज सिस्टम में। अब क्लोज सिस्टम देखो क्या होता है। कंटेनर लीजिए, नोट करते रहना बेटा, डेफिनेशन लिखते रहना। कंटेनर के ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, अब इसमें पानी है, अब आप इसे हीट कीजिए, वाटर है, अब आप इसे हीट कर रहे हैं। अब जब आप इसे हीट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो आपका वेपर है वो बाहर नहीं जाएगा, वेपर विल नॉट गो आउट, नहीं जाने वाला बाहर, यानी मैटर लॉस तो रुक गया, बट हीट तो लॉस होएगी होएगी, हीट लॉस होएगी। यानी क्लोज्ड सिस्टम, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब हीट इज योर एनर्जी, इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये सिस्टम हो गया ना आपका, ये सिस्टम हो गया, और ये सिस्टम के बाहर सराउंडिंग हो गई, ये सारी हो गई आपकी सराउंडिंग। तो ये हीट लॉस करेगा सराउंडिंग में, बट मैटर लॉस नहीं कर सकता। तो इस तरह के कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। तो आई होप आपको क्लोज सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। तो क्लोज सिस्टम
और ओपन सिस्टम समझ में आ गया। अब हम आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि हीट लॉस भी ना हो। देखो जरा ध्यान से समझो, आपने देखा होगा सर्दियों में ना एक हम कंटेनर यूज करते हैं, थर्मस कहते हैं उसको, है ना, थर्मोस्टील का जो आजकल आ रहा है मार्केट में। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप चाय रखो या दूध रखो या गर्म पानी रखो, तो 8 घंटे 10 घंटे तक वो गर्म का गर्म ही रहता है। मतलब होता क्या है, क्लोज्ड कंटेनर होता है एक तरह का, उसके अंदर आपने पानी रख दिया, गर्म हॉट वाटर, उसके ऊपर एक तरह की इंसुलेशन लगी होती है, इंसुलेशन लगी होती है जो हीट को भी लॉस नहीं होने देता। मतलब ना तो मैटर लॉस होगा इसमें, ना तो आपका मैटर लॉस होगा, ना ही आपकी हीट लॉस होगी सराउंडिंग में। यानी मैटर भी नहीं बाहर आएगा, हीट भी नहीं बाहर आएगी। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग है, एक तो क्लोज्ड है, और जो इसकी वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग होती है जो अंदर की हीट को बाहर ना आने दे। दैट इज कॉल्ड आपका, क्या बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर आइसोलेटेड। लो जी पढ़ो। A system which can neither exchange mass nor energy with the surrounding. Example, water in contact with its vapor in an insulated vessel. Insulated मतलब जो आपका थर्मस होता है ना, थर्मस जिसमें आप गर्म पानी वगैरह रखते हो सर्दियों में या चाय रखते हो, तो इसे हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। चलो नोट कर लो। ओके जी, तो हमने सिस्टम सीख लिया। हमने 3 सिस्टम सीखे। ओपन सिस्टम जिसमें मैटर और हीट दोनों लॉस हो, क्लोज सिस्टम जिसमें हीट लॉस ना हो, सिर्फ मैटर लॉस हो, आइसोलेटेड जिसमें ना हीट लॉस हो ना मैटर लॉस हो, दैट इज कॉल्ड, मतलब कुछ भी एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग में, उसे हम कहते हैं अपना आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम है होमोजीनियस सिस्टम। अब जरा इसको समझना, होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो A प्लस बी गिव C, कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं। और ये सपोज कर लेते हैं कि जो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। मतलब रिएक्टेंट भी गैस में है और प्रोडक्ट भी गैस में है। जैसे मान लो मैं +1 को पढ़ा रहा हूँ, मान लो ये एक सिस्टम है, क्लासरूम है, यहाँ पे सिर्फ मैं +1 के स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, कोई और बच्चा नहीं है। तो हर बच्चा +2 का है, यानी एक जैसा है। हर बच्चा +1 का है यानी एक जैसा है, यानी होमोजीनियस। होमो मतलब एक जैसा, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, मतलब वो सिस्टम जिसमें एक ही तरह के सब्सटेंस हैं। मतलब लिक्विड है तो सारा लिक्विड फॉर्म में है, गैस है तो सारा गैस फॉर्म में है, सॉलिड है तो सारा सॉलिड फॉर्म में है, उसे कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। सुनो अब, अ सिस्टम विच इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। अगर गैस है तो हर चीज गैस में है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। अगर सॉलिड में है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड में है, लिक्विड में तो दोनों लिक्विड में हो, तो इसे हम नाम देते हैं होमोजीनियस सिस्टम। अ सिस्टम विच इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और इन अदर वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ वन फेज। वन फेज मतलब लिक्विड में है तो सारी चीजें लिक्विड में है, गैस में है तो सारी चीजें गैस में है। Here the physical properties and chemical properties are identical throughout the system. So लिख लीजिए, very very important definition. What is homogeneous system? System which is completely uniform, which means consist of single phase only. Consist of single phase only मतलब लिक्विड में है तो हर चीज लिक्विड फॉर्म में है, गैस में है तो हर चीज गैशियस फॉर्म में है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। अब आप हेट्रोजीनियस समझ गए होंगे। मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कोई रिएक्शन की, A चेंजेस टू B, और ये गैस में है ये लिक्विड में है, तो एक चीज गैस में है एक चीज लिक्विड में है, तो अलग अलग कंपोजिट अलग अलग फॉर्म में है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम को हम नाम देंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। अ सिस्टम विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट और एग्जिस्ट इन टू और मोर फेजेस। टू और मोर फेसेस। A heterogeneous system consists of parts, each of which has different properties and chemical composition. इसे हम कहते हैं अपना heterogeneous system। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इजी। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। तो हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी पता चल गया। होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम है जिस जो हमें एक जैसा दिखता है, यूनिफॉर्म, और हेट्रोजीनियस जो हमें एक जैसा नहीं दिखता। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आते हैं हम अपनी दो अलग प्रॉपर्टीज पे।
टॉपिक का नाम है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अब आप इसे समझिए और आप इसे नोट कीजिए। देखो आपने दो टर्म सुनी है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, आपने दो टर्म सुनी होंगी, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो होता है बहुत छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। तो जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो माइक्रो के लिए डील नहीं करता, वो बल्क में डील करता है। बल्क मतलब मैक्रो, बहुत ज्यादा में, बल्क, बल्क के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो देखो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच रिजल्ट्स फ्रॉम द बल्क बिहेवियर, बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बल्क बिहेवियर ऑफ अ मैटर और द कलेक्टिव बिहेवियर, यानी छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा बना दिया जाए, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे प्रेशर, तो आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो मीनिंगलेस है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो गड़बड़ हो सकती है, प्रेशर कम है तो प्रॉब्लम ना नहीं होएगी, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो गड़बड़ कर सकता है। जैसे एयर प्रेशर है, तो एयर प्रेशर तो रोज हमारे ऊपर होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिस दिन आंधी चलती है उस दिन देखो आप कई चीजें उड़ जाती हैं, मतलब एयर प्रेशर बल्क फिनोमेना। वाटर, आप एक गिलास पानी फेंक दो किसी पे या कहीं पे फ्लड आ जाए, बहुत फर्क है ना, फ्लड में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यस सर। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और वैसे ग्लास का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम कम है। तो मैक्रोस्कोपिक, यानी हम थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रो की बात करते हैं हमेशा, कीप इन माइंड। यानी जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो हम माइक्रो की बात ही नहीं करेंगे, हम कलेक्टिव बिहेवियर की बात करेंगे, मतलब बल्क, बल्क बिहेवियर की बात करेंगे। बल्क मतलब आपका काफी ज्यादा अमाउंट, काफी ज्यादा अमाउंट, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती क्या है। अब हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा याद रखने वाला है समझने के साथ। जरा समझो क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे दे डोंट डिपेंड, मतलब प्रॉपर्टीज which do not depends on, है ना, don't depend on number of particles। इसको समझना जरा ध्यान से। Intensive properties are those properties which do not depend on the number of particles। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं आपको याद रखने के लिए, तो आप इन्हें याद रखेंगे, बट मैं पहले आपको इसका मैं मतलब समझा दूं, जरा समझ जाना, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि आपके पास मान लो एक बकेट में पानी है, समझना जरा ध्यान से, एक बकेट में पानी है और यही पानी एक ग्लास में ले लो, ठीक है, दोनों में वाटर है। तो मैंने बोला मुझे दोनों की डेंसिटी बताओ, सेम होगी या अलग होगी। तो लॉजिक लगाओ, जो डेंसिटी होता है ये होता है मास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से मास कितना है, अभी भी वॉल्यूम के हिसाब से मास कितना है, तो ये रेशियो सेम रहेगी। यानी डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, जस्ट कीप इन माइंड। जैसे डेंसिटी हो गई, डेंसिटी पूरे वाटर, मतलब एक बाल्टी पानी ले लो या एक ग्लास पानी ले लो, इसकी डेंसिटी सेम रहने वाली है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है, सेम। बोलो कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, देन वी विल गो अहेड। जो डेंसिटी है वो क्या होती है कि चाहे आप थोड़ा वॉल्यूम लो चाहे आप ज्यादा अपना वॉल्यूम लो, डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से निकाली जाती है। आपके वॉल्यूम डेंसिटी निकालोगे और इसकी निकालोगे तो वो सेम आएगा, वो रेशियो सेम आती है। आई थिंक यू गॉट इट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी है, सरफेस टेंशन है, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, वो फिक्स रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो अगर आप इसे याद कर पाए बहुत अच्छा, नहीं तो फिलहाल आप डेंसिटी की डेफिनेशन याद रख लें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी। अभी फिलहाल आप एक एग्जांपल याद रख लें, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, एक्सटेंसिव सर प्रॉपर्टी। हाँ बेटा बोलो, सर ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज करा दो एक बार फिर से। दोबारा बोलो, दोबारा। सर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक करा आई दो। विल रिपीट आफ्टर फ्यू मिनट्स, जस्ट वेट। अब देखो टॉपिक है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यानी वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, जैसे वॉल्यूम हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया आपका, मान लो एरिया हो गया, मास हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देखो, जैसे आप कोई सामान लेने गए तो आपने बोला 1 kg, है ना, उसने आपको ½ kg दे दिया, तो वहां पे वॉल्यूम मैटर करता है, यानी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। बट डेंसिटी जो है वो फिक्स रहती है, चाहे आप 1 गिलास पानी लो, चाहे आप एक बकेट पानी लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न। अब देखो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रो में डील करेंगे। मैक्रो मतलब लार्ज पार्टिकल्स, छोटी छोटी अमाउंट में डील नहीं करेंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे डील नहीं करेंगे, हम बल्क बिहेवियर में डील करने वाले हैं। बल्क मतलब काफी बड़ा वॉल्यूम या काफी ज्यादा प्रेशर। तो थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी हम प्रॉपर्टीज डील करेंगे तो हम उसका बल्क बिहेवियर लेने वाले हैं। मैक्रो मतलब बड़ा बिहेवियर, बल्क, बल्क बिहेवियर के बेसिस पे बात करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, बस यही मतलब है मैक्रोस्कोपिक का। तो देखो, द प्रॉपर्टीज विच रिजल्ट्स फ्रॉम द बल्क, बल्क मतलब कलेक्टिव बिहेवियर, बहुत ज्यादा, जैसे क्लास में एक बच्चे को देखना और पूरे बच्चे को देखना, तो क्लास बल्क बिहेवियर है। क्लास में हमने सभी को देखना है, तो वो बल्क बिहेवियर है। तो ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हमने ओवरऑल बड़े बड़ी वैल्यूज को देखना है, मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ी वैल्यूज की डिस्कशन करनी है, तो उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो हमने इसके बाद, मैक्रोस्कोपिक इज जस्ट अ सिंपल टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं था। फिर हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है विच डू नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स कम है ज्यादा है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये इसमें कौन सी चीजें आती हैं? तो यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें से मैंने सिर्फ आपको डेंसिटी बोला फिलहाल, आप याद रखो, धीरे धीरे ये आ जाएगा, जैसे जैसे आप सोचोगे ये समझ में आ जाएगा। एक मैं और इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ, जरा वो यहाँ पे आप लिख लेना, अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए। नोट है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। अगर कोई फॉर्मूले में एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव है, वो हमेशा इंटेंसिव के बराबर होता है। तो आप अगर मिलाओ, इंटेंसिव के बराबर होगा। जैसे डेंसिटी है, तो डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी फॉर्मूले में एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव की रेशियो आ रही है, तो वो रेशियो फिक्स हो जाती है और वो हमें डालते हैं इंटेंसिव में। तो आप जितने भी फॉर्मूले देखोगे ना, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आप ये पाओगे कि एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव बन जाता है। सो जस्ट कीप इन माइंड। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, which do not depend on the number of particles। एग्जाम्पल डेंसिटी समझाने के लिए मैंने क्या बताया कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उसमें मान लो 50 लीटर पानी है, एक में 1 लीटर है, तो इनका पानी की डेंसिटी निकालोगे तो सेम होगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट भी बताया कि इंटेंसिटी की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव है, तो वो रेशियो फिक्स रहने वाली है, मतलब तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चला जाता है। तो अब ये धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ जाएंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जहां पे पार्टिकल्स के कम होने से और ज्यादा होने से वैल्यू पे फर्क पड़ता हो, उसे हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नोट कर लो अभी से।